अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है ये है इंजाइम्स। तो आज हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन इंजाइम का, उसके बाद हम देखेंगे उसके मैकेनिज़्म के इंजाइम कैसे काम करता है, उसके बाद देखेंगे उसके फैक्टर्स और उसके बाद देखेंगे आखिर पे इनहिबिटर्स। तो इंट्रोडक्शन जो है इंजाइम का कि इंजाइम्स क्या होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है प्रोटीन्स का, जो क्या करते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव का क्या मतलब है कि ये जो जिंदा जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर ये काम करते हैं। एक्टिव मतलब वहीं पे इनके जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने का काम है इनका, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही करते हैं। ट्रीमेंडोसली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। ट्रीमेंडोसली का क्या मतलब है, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं किसको, एफिशिएंसी को ऑफ अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उनकी जो स्पीड होती है उसको ये बढ़ा देते हैं। इसके बाद है कि जो ये होते हैं स्पेसिफिक होते हैं फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। लाजमी नहीं कि हर रिएक्शन जो होता है वो सारे इंजाइम करते हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एक मखसूस इंजाइम आता है, वो उसको क्या करता है, आगे प्रोसीड करता है। इसके अलावा ये एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट के तौर पर भी ये अमल करते हैं। बायोकैटलिस्ट का क्या मतलब है, कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो खुद तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देती है, उस चीज़ को कहते हैं कैटलिस्ट। और बायोकैटलिस्ट का क्या मतलब है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो चीज़ जो क्या करती है, केमिकल रिएक्शन को बहुत बढ़ा देती है, फास्ट कर देती है, उसको कहते हैं बायोकैटलिस्ट। और ये कौन करते हैं, इंजाइम। उसके बाद हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कि इसकी अहमियत क्या होती है। विदाउट इंजाइम, अगर इंजाइम नहीं होते तो रिएक्शन जो होते हैं वो प्रोसीड होते हैं बहुत ही स्लो स्पीड से। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर इंजाइम है तो रिएक्शन बहुत फास्ट तरीके से अमल करता है, अगर इंजाइम नहीं है तो रिएक्शन की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है, और फिर जो लाइफ है उसका होना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, लाइफ मुमकिन नहीं होती, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रहे होंगे तो फिर लाइफ नहीं चल सकेगी। इसके बाद है इसकी कंपोजिशन कि ये किन चीज़ों से बनी होती है इंजाइम्स। कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड जब बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में मिलते हैं तो क्या बनती है, इंजाइम। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं जॉइन टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और कॉइल होते हैं, फोल्ड होते हैं अपॉन दम सेल्स, एक दूसरे के ऊपर, तो ये बना देते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पीछे भी आपको बता चुकी हूँ। ग्लोबुलर का क्या मतलब है, गोल शक्ल की तरह की वो एक साख्त बनाते हैं। अगर यहाँ पे अमाइनो एसिड्स की चेन है, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये जॉइन टुगेदर, एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते चले जाते हैं और क्वाइल होते हैं। फर्ज करें ये एक लंबी चेन है, ये धागों की सूरत में है, और जब ये धागे जो हैं फोल्ड होते हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द क्वाइल होते हैं, तो ये गोल स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस चीज़ को कहते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या चीज़ होती है, कैटालाइटिक एक्टिविटी जो होती है एंजाइम की, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है एक स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम से। मतलब कि ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, कैटालाइटिक एक्टिविटी हो रही होती है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, अगर वो एक ख़ास स्पीड से हो रहे हों और वहाँ पे एक छोटे से पोर्शन पे, अब ये एंजाइम है, इसका जो छोटा सा ये हिस्सा है ये वाला, इस चीज़ को क्या कहेंगे, एक्टिव साइट। यहाँ पे इस स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम पे जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है वो थोड़ी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है, रुक जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ आके इसके साथ सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, फिर बाद में वो प्रोडक्ट बनाता है। इसके बाद है सबस्ट्रेट, जो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके जुड़ता है वो क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट दैट अटैच टू एंजाइम, जो एंजाइम के साथ आके अटैच होते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में। जो चीज़ बनने जा रही होती है उस चीज़ को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, और जो चीज़ आके अटैच होती है उसे क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट, और जिस चीज़ के साथ आके अटैच होती है उसे कहते हैं एक्टिव साइट। उसके बाद है कोफैक्टर, कि कोफैक्टर क्या होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, सोलली प्रोटीन्स, मतलब कि वो बहुत कम प्रोटीन्स होती हैं
लाजमी तो नहीं कि सारे इंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ इंजाइम जो होते हैं वो उनके पास बहुत ही कम, सोलरली का मतलब होता है अकेला, मतलब कि कुछ इंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के बगैर होती हैं, जैसा कि प्रोटियोजेज है और लाइपेजेज है। इनके पास क्या होगी, ये प्रोटीन के तौर पर एक्ट नहीं करेंगे। और कुछ इंजाइम ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट। अब इनके पास ठीक है तो सही, लेकिन कम है। और कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनके पास नॉन प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन पार्ट होता ही नहीं है, और वो जो होते हैं किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, और उस चीज़ को क्या कहेंगे, कोफैक्टर। मतलब कि क्या है कोफैक्टर, है क्या चीज़, जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसके साथ प्रोटीन अटैच नहीं होती, उस हिस्से को कहते हैं कोफैक्टर। फिर ये जो कोफैक्टर होता है, जो प्रोटीन के बगैर वाला पोर्शन होता है, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। वो टाइप्स कौन सी हैं, एक तो है इसमें एक्टिवेटर। सबसे पहले एक्टिवेटर का क्या मतलब है कि ये उसको एक्टिवेट करता है, रिएक्शन को बढ़ा देगा। सम एंजाइम्स यूजेस एज मेटल आयंस, कुछ एंजाइम क्या करती हैं, इस्तेमाल करती हैं मेटल आयंस को, जैसा कि मैग्नीशियम +2 है, आयरन +2 है, जिंक +2, इसी तरह कॉपर भी आ जाता है। तो इनको ये इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, आगे केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। और ये क्या होता है, डिटैचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर। अब डिटैचेबल हमने क्यों कहा है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होता है एक्टिवेटर, ये क्या करता है, एंजाइम के साथ आके अटैच होता है, उसके बाद ये डिटैचेबल हो जाता है। मतलब कि क्या, आके अटैच होता है, उसके बाद यहाँ से रिमूव हो जाता है। अगर फर्ज करें ये एंजाइम है, इसके साथ आके ये अटैच हुआ है और फिर बाद में रिमूव हो गया, इस चीज़ को कहते हैं डिटैचेबल। और इस डिटैचेबल कोफैक्टर को क्या कहेंगे, एक्टिवेटर। इसी वजह से क्या होता है, इफ़ इट इज़ एन इनऑर्गेनिक आयन। हाँ, और ये बात है कि अगर ये ऑर्गेनिक है तो ये एक्टिवेटर नहीं होगा, बल्कि कोई और चीज़ होगी। क्योंकि ये क्या होगा, अगर इनऑर्गेनिक आयन है और ये डिटैचेबल कोफैक्टर है तो इसे क्या कहेंगे हम, एक्टिवेटर। एग्जाम्पल जो है इसकी डीएनए पॉलीमरेज, वो क्या करता है, एक्टिवेटर के तौर पर मैग्नीशियम +2 आयंस को इस्तेमाल करता है। दूसरे नंबर पे है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये होता है ऑर्गेनिक पार्ट। अब पीछे हमने जो एक्टिवेटर पढ़ा है वो है इनऑर्गेनिक आयन और ये है ऑर्गेनिक पार्ट, इनमें यही डिफरेंस है। अगर क्या होता है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट जैसा कि कोफैक्टर है, वो क्या करता है, मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। कोवेलेंटली बॉन्डेड का क्या मतलब है, वो उसके साथ मजबूती से जुड़ा होता है, तो वो कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। वो क्या होता है, ऑर्गेनिक पार्ट। इसके एग्जांपल जैसा कि हेम ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम है। अब साइटोक्रोम जो होता है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है, जो क्या होता है, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है इसे। फिर रेस्पिरेशन में क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। तो ये किसके जरिए हो रहा होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट जो मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। और ये कहाँ इस्तेमाल होगा, रेस्पिरेशन में। इसके बाद इसकी तीसरी टाइप जो है वो है कोएंजाइम। कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक पार्ट होता है। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो है लूजली अटैच होता है, ये था कोवेलेंटली मजबूती के साथ, और ये है लूजली। लूजली मतलब बहुत कमजोरी के साथ जुड़ा होता है प्रोटीन पार्ट के साथ, और बाद में ये डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, रिमूव हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोएंजाइम। इसकी एग्जांपल है NAD और FAD। NAD क्या है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD क्या है, फिलामिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर है विटामिन्स। ये जो विटामिन्स होते हैं रॉ मटेरियल्स होते हैं कोएंजाइम के, मतलब कि कोएंजाइम को बनाने वाली जो खाम माल होता है उसे क्या कहते हैं, विटामिन्स। ये यूज होते हैं अगेन एंड अगेन, सो दे आर यूज इन स्मॉल क्वांटिटी। क्या होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो जब ये बनते हैं उसके बाद फर्ज करें ये है रिएक्टेंट, और बाद में ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं C। फिर ये प्रोडक्ट जो है ये बाद में दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ मतलब दोबारा इस्तेमाल हो रही है, यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसी वजह से इनकी क्वांटिटीज़, इनकी मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये कम मिकदार में मौजूद होते हैं। फिर है इसका फंक्शन कोफैक्टर का।
टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया है, वो कौन सी थी, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। तो अब इसके फंक्शन देख लेते हैं, इसके फंक्शंस, इसका काम क्या होता है। कोफैक्टर जो होता है ये एक्ट करता है एक ब्रिज के तौर पर, जो पुल होती है ब्रिज के तौर पर ये एक्ट करता है। कैसे, बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट है या एंजाइम है, एक एंजाइम है उसके ऊपर आके क्या करता है, सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, तो ये क्या करता है, कोफैक्टर उसके दरमियान एक पुल का काम करता है। अब दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का जरिया है, हेल्पिंग टू ड्राइव द केमिकल रिएक्शन। अब ये जो एनर्जी होती है ये क्या करेगी, आगे केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगी, अदरवाइज रिएक्शन इज इम्पॉसिबल। अगर कोफैक्टर नहीं होता तो एनर्जी नहीं मिलेगी, जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो रिएक्शन का होना भी पॉसिबल नहीं होगा। इस तरीके से ये क्या करते हैं, पूरे केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। अब इस डायग्राम में आप लोग गौर करें, यहाँ पे ये वाला एंजाइम है, इसकी ये वाला जो स्मॉल पार्ट है एंजाइम का, इसे क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट के साथ आके क्या अटैच होता है, सबस्ट्रेट। और यहाँ पे क्या है, कोफैक्टर आके इसके साथ ब्रिज के तौर पर काम करता है, ये इसने पुल बनाई हुई है। अब ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होता है, जहां से सबस्ट्रेट भी निकलता है, कोफैक्टर भी निकलता है, अलग अलग हो जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। अब ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये दोबारा आके किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसी एक्टिव साइट के साथ। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एंजाइम एंड कोफैक्टर रीयूज। ये वाला जो एंजाइम है इसके साथ जो आके अटैच हुआ था सबस्ट्रेट, फिर वो दोबारा से निकल गया है और फिर ये खाली जगह बच गई है, इसका मतलब है ये फिर एक्टिव साइट हो गई है, तो यहाँ पे आके दोबारा से ये वाला सबस्ट्रेट अटैच हो सकता है। इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि एंजाइम और कोफैक्टर जो हैं ये रीयूज होते हैं। अब ये वाला भी कोफैक्टर दोबारा आके अटैच होगा, इसी वजह से ये दोबारा इस्तेमाल होते रहते हैं और इनकी जो क्वांटिटीज होती है वो ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एपो एंजाइम और होलो एंजाइम को। तो पहले हम देख लेते हैं एपो को। एपो का क्या मतलब होता है, एपो मीन अवे। अवे का इससे क्या मुराद है कि हम क्या करते हैं, इसे नॉन प्रोटीन पार्ट को रिमूव कर देते हैं, इसी वजह से ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट से अवे होगा। इस चीज़ को क्या कहेंगे, एपो एंजाइम। ऐसा एंजाइम जिसका कोई एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव हो चुका हो उसे कहते हैं एपो एंजाइम। इस डायग्राम में अगर आप गौर करें तो ये क्या है, इसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है और यहाँ से कोफैक्टर रिमूव हो गया, चला गया, निकल गया, तो ये वाला जो एंजाइम होगा इसे कहेंगे एपो एंजाइम। क्यों कहेंगे, क्योंकि इससे नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर जो था वो रिमूव हो गया। उसके बाद ये जो है इनएक्टिव एंजाइम है, एडिंग एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कोएंजाइम कोफैक्टर रिस्टोर इट्स एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है, ये जो एंजाइम होता है इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता और ये क्या करता है, ऐड करता रहता है एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कोएंजाइम, क्योंकि इसके पास जगह है, इसके पास अवेलेबिलिटी है कि ये क्या करे, कोफैक्टर या कोएंजाइम को ऐड कर सकता है। इसी वजह से ये ऐड करता चला जाएगा और रिस्टोर कर देगा अपनी एक्टिविटी को। मतलब जो चीज़ें पहले वो बना रहा था वही रिएक्शन इसमें दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे, दोबारा से बहाल हो जाएंगे। और इसके साथ क्या होता है, ये सिर्फ मुश्तमिल होता है प्रोटीन पार्ट में, क्योंकि इसमें से जो कोफैक्टर है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो तो निकल गया है, खारिज हो गया, रिमूव हो गया। इसी वजह से हम क्या कहेंगे, ये सिर्फ प्रोटीन पार्ट पर मुश्तमिल है। इसकी एग्जाम्पल कौन सी है, कैटालाइटिक कंपोनेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज के कैटालाइटिक कंपोनेंट है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं, एपो एंजाइम पर। कैटालाइटिक कंपोनेंट का क्या मतलब है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन टूट रहे होते हैं आरएनए पॉलीमरेज में वो मुश्तमिल होते हैं एपो एंजाइम पे, सिर्फ प्रोटीन पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं, उसमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता। होलो का क्या मतलब होता है, होल, होल मीन तमाम। और इसमें क्या होगा, ऐसा एंजाइम जिसमें कोफैक्टर और पॉलीपेप्टाइड चेन सारी चीज़ें आपस में मिली जुली होंगी, उस चीज़ को कहेंगे होलो एंजाइम। इस डायग्राम में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे क्या है, ये एंजाइम है, इसका ये वाला सबस्ट्रेट आके इसके साथ अटैच होगा और यहाँ पे कोफैक्टर भी है, इसका मतलब है नॉन प्रोटीन पार्ट भी इसमें ऐड है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। ये जो होता है एक्टिवेटेड एंजाइम है और एपो एंजाइम क्या था, इनएक्टिवेटेड था। और इसमें क्या होती है, प्रोटीन भी होता है पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट भी दोनों शामिल हैं। और उसमें क्या था,
उसमें सिर्फ वो प्रोटीन पार्ट था। हम ये भी कह सकते हैं जो एपो और कोफैक्टर हैं, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, उसे क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। ऐसा हम क्यों कहेंगे, क्योंकि एपो एंजाइम क्या है, प्रोटीन पार्ट है, और कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो इसी वजह से क्या होगा, जब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों आपस में मिलेंगे, एक होल स्ट्रक्चर इनकी बन जाएगी, तो इस चीज़ को कहेंगे होलो एंजाइम। तो उसके बाद है इसकी एग्जांपल आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, उसमें तो सिर्फ था कैटालाइटिक एक्टिविटी, और इसमें क्या होगा, मल्टीपल यूनिट्स आ जाएंगे। इसमें हेम ग्रुप भी होगा और मैग्नीशियम आयंस भी इसमें शामिल है। ये सारी चीज़ें जब आपस में ये केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं, इसके साथ क्या है, होलो एंजाइम है। उसके बाद है कि जो एंजाइम है इसकी लोकेशन सेल के अंदर क्या होती है। सेल के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और ऑर्गेनेलीज के साथ भी अटैच हो सकते हैं। अब साइटोप्लाज्म में कैसे पाए जाते हैं, सम आर डिजॉल्व्ड इन द साइटोप्लाज्म, कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो साइटोप्लाज्म में हल हो जाते हैं। डिजॉल्व का मतलब क्या है, हल हो जाते हैं उसी के अंदर, जैसा कि एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है, ग्लूकोज टूट रहा होता है, तो वो कहाँ हो रही होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसमें भी एंजाइम का हिस्सा होता है। तो उसके बाद जो दूसरे एंजाइम हैं जो ऑर्गेनेलीज के साथ अटैच होते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस जो हो रही होती है वो उसके एंजाइम जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच होते हैं, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनेली है और माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनेली है, और राइबोसोम्स भी क्या है, एक ऑर्गेनेली है। लेकिन इनके साथ अलग अलग एंजाइम्स आके अटैच होते हैं क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, ग्लूकोज बनता है, तो इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट के साथ जो एंजाइम अटैच होंगे वो शामिल होंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब क्या होती है, ग्लूकोज दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना देता है, तो फिर क्या होता है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का उलट रिएक्शन हो जाता है और इसमें एनर्जी भी क्या होती है, बनती है। तो इस चीज़ को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये कैसे होता है, जो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होते हैं। और है प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन तैयार होती है वो कहाँ होती है, ऐसे एंजाइम के साथ जो राइबोसोम के साथ अटैच होते हैं। इंटेग्रल पार्ट ऑफ एंजाइम, इसका क्या मतलब है, इंटेग्रल पार्ट का मतलब होता है लाजमी जुज़ होते हैं राइबोसोम का। फिर है इसकी प्रोडक्शन एंजाइम की, ये सेल खुद बनाते हैं और फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं इन और नियर साइट ऑफ प्रोडक्शन। फर्ज करें ये क्या है, सेल है, और इसने क्या बनाया है, ये सेल जो है खुद एंजाइम बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये फिर जब बना देता है तो या तो इसी सेल के अंदर ही इसे इस्तेमाल करेगा, या फिर क्या करेगा, नियर साइट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे ये बन रहा है इसके बिल्कुल करीब करीब ये इसको यूज करेगा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी जो खसूसियात होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहली जो इसकी खसूसियत है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ये मतलब कि गोल तरह की ये प्रोटीन बनाती है, गोल तरह की इसकी शक्ल होती है। और इसका दूसरा ये है कि इंक्रीज करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, जहाँ कहीं भी एंजाइम होगी ये केमिकल रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देती है। और तीसरे नंबर पे है कि ये जो एंजाइम होते हैं, अगर इसकी स्मॉल कंसंट्रेशन होती है तो ये केमिकल रिएक्शन को बहुत तेज कर देते हैं। मतलब क्या है, वही बात है कि ये क्योंकि इनका काम ही यही होता है रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देना। तो फिर क्या होगा, अगर थोड़ी सी भी मिकदार होती है एंजाइम की तो वो केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होती है। Their presence does not affect the nature or properties of end product, इसकी जो मौजूदगी होती है ये दूसरी चीज़ों को अफेक्ट नहीं करती, जो प्रोडक्ट बन रहा होता है एंड प्रोडक्ट, उसकी जो नेचर या उसकी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट नहीं करती। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको, जो एंजाइम होते हैं या कैटलिस्ट होते हैं, क्योंकि एंजाइम बायो कैटलिस्ट है, तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो ठीक है बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसमें हिस्सा नहीं लेते। जब हिस्सा ही नहीं लेते तो उसकी नेचर या प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इनका कोई असर नहीं होगा। इसके बाद है कि ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। इसका क्या मतलब है कि वन एंजाइम क्या करेगा, वन सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच होगा, जैसा कि सेलुलेज है। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ
एक एंजाइम जो होते हैं वो एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके एग्जांपल है सेलुलोज। सेलुलोज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, स्पेसिफिक होता है सेलुलोज के लिए, बाकी के लिए नहीं, सिर्फ सेलुलोज। सेलुलोज के लिए वो क्या करता है, स्पेसिफिक होता है। और बाकी जो दूसरे एंजाइम होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक इन नेचर तो होते हैं, मतलब कि वो एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के लिए नहीं होता, बल्कि एक एंजाइम बहुत से सबस्ट्रेट, ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट के लिए ज़रूरी होता है। इसकी एग्जांपल जो है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ग्लूकोज के लिए भी स्पेसिफिक है, फ्रुक्टोज के लिए भी स्पेसिफिक है और गैलेक्टोज के लिए भी स्पेसिफिक है। तो इनके जो फंक्शंस होते हैं, ये इनके फार्मूलाज भी तकरीबन सेम होते हैं और इनके फंक्शंस भी आपस में रिलेटेड होते हैं। इसी वजह से ये क्या करता है, एक एंजाइम इन तीनों को क्या करता है, फॉलो कर रहा होता है। उसके बाद इसका जो छठा वो है, इसकी करैक्टरिस्टिक है, वो क्या है, सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही हसास होते हैं। किस चीज़ के लिए, अगर कोई भी तब्दीली आ जाती है पीएच में या फिर टेम्परेचर में या फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में, तो ये क्या करते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही हसास होते हैं और इनकी जो एंजाइम की स्ट्रक्चर हो जाएगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। किसकी वजह से चेंज हो जाएगी, अगर किस में तब्दीली आती है, पीएच में या फिर टेम्परेचर में या फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में, तो ये क्या करेंगे, इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। पे जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है रिक्वायर कोफैक्टर। इसको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, क्यों होती है, अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए, जो इसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है, क्योंकि कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, तो इसके लिए उसे कोफैक्टर की भी ज़रूरत होती है एंजाइम को। उसके बाद ये क्या करते हैं, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत ही कम कर देते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी की बात आ गई तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या करती है, स्टार्ट करती है केमिकल रिएक्शन को। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब उसने स्टार्ट होना होता है, शुरू होना होता है, तो इसमें इन्वॉल्व कौन होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो उसको क्या करती है, स्टार्ट करती है। फर्ज करें ये क्या है, एक ग्राफ हम बना लेते हैं, इसमें ए और बी ये क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे आ गई एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करेगी, इसको बहुत ही ऊपर लेके जाएगी और पहले तो ये स्टार्ट करेगी, फिर इसको ऊपर लेके जाएगी और बना क्या देगी, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बन गया और इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व थी, एक्टिवेशन एनर्जी। जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मिनिमम अमाउंट होती है इसकी। फिर क्या होगा, जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं। फिर क्या होगा, जो रिएक्शन होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी तो बहुत कम है, तो रिएक्शन जो होगा वो इतना ऊपर नहीं जाएगा। ए और बी जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। और कैसे चेंज होंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से। यहाँ पे क्या था, बहुत ही स्लो से वो काम कर रहे थे, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी की मदद से। और यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, मतलब होती तो है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें एंजाइम आ जाते हैं, वो इसको कम कर देते हैं। जब एंजाइम इसको कम करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारे एंजाइम्स अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले उसमें लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। उसके बाद हम और टॉपिक्स इसके देख लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।